नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। और आज काफ़ी दिनों बाद मैं ये क्लास ले पा रहा हूँ क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस में बहुत ज़्यादा व्यस्तता हो गई है। इस वजह से मैं ऑनलाइन क्लासेस ज़्यादा नहीं ले पा रहा हूँ। तो काफ़ी दिन बाद हम यहाँ पर मिल रहे हैं आज, तो चलिए उसके लिए बहुत बहुत सॉरी, मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन अब चूँकि मैं फिर से थोड़ा सा फ्री हो गया हूँ, तो अब मैं फिर से इस पर काम शुरू करूँगा। तो सबसे पहले तो ये जो है हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, और अगर आप ऑफलाइन हमसे जुड़ना चाहते हैं तो ज्वाइन करें हमारी कोचिंग, जिसका नाम है एकलव्य एकेडमी, जो कि कासगंज में है। और अगर आपको कोई भी इस कोचिंग से जुड़ी हुई इंक्वायरी चाहिए या बैच के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए, तो आप इस नंबर पे कॉल करके पता कर सकते हैं। ये मेरा ही नंबर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। और अगर आपको इस वीडियो लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल, जिसका नाम है एकलव्य पीसीएस। ठीक है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, जो हम पढ़ने वाले हैं, वो है पंचायती राज। देखिए, पंचायती राज इस समय में काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसका कारण ये है कि एक तो पंचायत के इलेक्शन होने हैं यूपी में इस साल, तो इस वजह से ये चर्चा में रहेगा, और चर्चा में रहेगा तो करंट में आएगा। और चूंकि ये जुड़ा हुआ है संविधान से, तो इससे जुड़े हुए सारे के सारे टॉपिक हमें पता होने चाहिए जो एग्जाम में हमसे पूछे जा सकते हैं। तो इसी के लिए आज ये टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर, और उसकी सारी इंपॉर्टेंट बातों को हम यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले तो सीधे सीधे चलते हैं, डायरेक्ट बात करते हैं यहाँ पे कि पंचायती राज जो है किसके अंतर्गत आता है। तो जो हमारा पंचायती राज है ये आता है स्थानीय सुशासन के अंतर्गत, यानी जो जो सेल्फ गवर्नेंस है, जो लोकल गवर्नेंस है, उसके अंतर्गत जो है पंचायती राज आता है। अगर हम सीधे सीधे बात करें कि स्थानीय सुशासन क्या होता है, तो विद्यार्थियों, स्थानीय सुशासन का सीधा सा मतलब ये है कि स्थानीय मतलब हो गया लोकल, और सुशासन का मतलब हो गया लोगों का शासन। यानी लोकल स्तर पर जो विकास होना है वो वहाँ के लोकल लोगों के द्वारा ही कर दिया जाए। ठीक है, यानी हमारे क्षेत्र में जो विकास होना है, हमारे गांव के जो विकास होना है, वो गांव के लोगों के द्वारा ही कर दिया जाए। गांव के लोग अपने गांव के विकास के लिए बार बार भाग करके विधायक या सांसद के पास ना जाए। इस चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए भारत में बनाया गया स्थानीय सुशासन। जैसा कि आप परिभाषा में देख पाएंगे कि स्थानीय सुशासन में निचले स्तर पर लोगों को भागीदार बनाकर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित किया जाता है, तथा लोगों को अपनी समस्याएं स्वयं हल करने के लिए सक्षम बनाया जाता है। यानी सीधा सा पॉइंट यही है कि गांव में सड़क बननी है, पुलिया बननी है, लाइट लगनी है, तो आप इस छोटी छोटी चीज़ के लिए भाग करके विधायक या सांसद के पास ना जाओ, है ना। क्योंकि पहले तो विधायक जी आपसे मिलेंगे नहीं, सांसद जी मिलेंगे नहीं, और मिल भी गए तो कोई गारंटी नहीं है कि आपका काम हो ही जाए। तो बहुत सारी समस्याएं हैं। इसको देखते हुए ये तय किया गया कि अपने गांव का काम गांव के लोग खुद कर लें, और इसी पूरे प्रोसेस को, इसी पूरी प्रणाली को हम कहते हैं सेल्फ गवर्नेंस या लोकल गवर्नेंस, यानी स्थानीय सुशासन। अगर हम हिस्ट्री में जाएं कि ये कब से शुरू हुआ विद्यार्थियों, तो ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय सुशासन का जनक माना जाता है। कई बार बहुत सारे एग्जाम्स में ये सवाल सीधे सीधे आया है। अगर आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो वहां आपको दिख जाएगा स्थानीय सुशासन के जनक कौन है, लॉर्ड रिपन। अच्छा, इन्होंने क्या किया, तो लॉर्ड रिपन जो है, इन्होंने 1882 में स्थानीय सुशासन संबंधी प्रस्ताव पास कराया। और चूंकि ये स्थानीय सुशासन का प्रस्ताव सबसे पहले लेकर के आए थे 1882 में, इसीलिए इनको कहा जाता है स्थानीय सुशासन का जनक। और ये जो प्रस्ताव था, इस प्रस्ताव को हम कहते हैं मैग्ना कार्टा। ध्यान रखना, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, मैग्ना कार्टा होता है अधिकार पत्र, जहां पर आपको अधिकार मिलेंगे, जिस प्रस्ताव के अंतर्गत आपको अधिकार मिलेंगे वो प्रस्ताव मैग्ना कार्टा कहलाएगा। तो चूंकि यहाँ पर जो है जो लोकल गवर्नेंस है उसको अधिकार मिले, इसीलिए इस प्रस्ताव को लोकल गवर्नेंस का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ध्यान रखेंगे हम। ठीक है, और 1919 में जो अधिनियम आया था, उसके अंतर्गत जो लोकल गवर्नेंस है, जो स्थानीय सुशासन है, उसको हस्तांतरित विषय की सूची में रखा गया था। ये आप ध्यान रखेंगे, ये आपसे सीधे सीधे जो है पेपर में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। आज़ादी के बाद जब हम देखें, तो आज़ादी के बाद जो है ये तय किया गया कि हम जो है गाँव को विकसित बनाएंगे, और इस दिशा में जो सबसे महत्वपूर्ण कदम था वो था गांधी जी का। मैं आपको बता दूं, गांधी जी का विचार था कि अगर आपको भारत को विकसित बनाना है तो आपको गांव को विकसित बनाना पड़ेगा। गांधी जी का विचार क्या था, सर्वोदय का। गांधी जी का विचार था विद्यार्थियों सर्वोदय का। उनका कहना था कि अगर आपको भारत को विकसित बनाना है तो आपको गांव को विकसित बनाना पड़ेगा, गांव को अधिकार देने पड़ेंगे, और जब गांव को अधिकार मिल जाएंगे तो भारत की नींव मजबूत होगी। क्योंकि भारत जो है वास्तविकता में गांव में ही निवास करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारत में 6 लाख से ज़्यादा गांव है, और भारत की 70% से ज़्यादा आबादी गांव में ही रहती है। तो ऐसे में गांव ही भारत है। तो अगर हम गांव को सशक्त बना देंगे तो भारत की नींव मजबूत हो जाएगी। तो ऐसे में भारत अपने आप मजबूत हो जाएगा। तो गांधी जी के इसी विचार को मूर्त रूप देने के लिए विद्यार्थियों
जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1952 को शुरू किया सामुदायिक विकास कार्यक्रम। ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है ये। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आया और कौन लेकर के आया? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम आया था 2 अक्टूबर 1952 को और लेके आए थे कौन? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। अच्छा, सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत एक कार्यक्रम और चलाया गया जिसका नाम था राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम। ये लिखा हुआ है, आप देख पाओगे, ये है राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम। ठीक, ये हालांकि जो है 1952 में तो नहीं आया था, ये उसके बाद काफ़ी समय बाद ये आया है 1993 में। हालांकि सामुदायिक विकास कार्यक्रम तो 1952 में ही शुरू हो गया था, लेकिन ये जो कार्यक्रम था जिसका नाम है राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम, ये आया था 1993 में। अब ये दोनों जो कार्यक्रम हैं, चाहे सामुदायिक विकास कार्यक्रम हो चाहे राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम हो, ये दोनों ही असफल रहे। जैसा कि आप देख पाएंगे यहाँ पे, ये असफल रहे क्योंकि इन कार्यक्रमों के अंतर्गत आम जनों को कोई अधिकार नहीं दिए गए। ठीक है, अगर हम सामुदायिक विकास कार्यक्रम की बात करें तो इसके अंतर्गत जो अधिकार मिले थे वो सरकारी कर्मचारियों को मिले थे, अधिकारियों को मिले थे। आम जनता को कोई अधिकार मिले नहीं, और आम जनता को अधिकार मिले नहीं, इसलिए यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं हो पाई जिससे कोई प्रभावशाली कदम उठाया जाता। इसीलिए ये योजना जो है हो गई असफल। और इन दोनों योजनाओं की असफलता के बाद ये तय किया गया कि आखिरकार हम ये देखें कि ये क्यों असफल हो गई। तो इसी की असफलता का अध्ययन करने के लिए गठन किया गया विद्यार्थियों बलवंत राय मेहता समिति का। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता का अध्ययन करने के लिए। और बलवंत राय मेहता समिति ने नवंबर 1957 में अपनी रिपोर्ट लगाई। ठीक है, जो सामुदायिक कार्यक्रम असफल हो गया था उसको उसकी असफलता को जानने के लिए कि आखिरकार वह क्यों असफल हुआ, इसके लिए नवंबर 1957 में रिपोर्ट लगाई बलवंत राय मेहता समिति ने। और बलवंत राय मेहता समिति ने जो रिपोर्ट लगाई उसमें कहा गया कि भारत की जो पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए वो त्रिस्तरीय होनी चाहिए, यानी 3 स्तरों पर ये होनी चाहिए। कौन कौन से स्तर? सबसे पहले गाँव पर होनी चाहिए, उसके बाद मध्य स्तर पर, उसके बाद जिला स्तर पर। और ये चीज़ें हम आज भी देखते हैं। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले बताया गांव स्तर पर होनी चाहिए ग्राम पंचायत, उसके बाद मध्य स्तर पर होनी चाहिए क्षेत्र पंचायत, और जिला स्तर पर होनी चाहिए जिला पंचायत। और हमारे यहाँ यूपी में ये तीनों ही स्तर लागू हैं। ठीक है, हम देखते हैं हमारे यहाँ गाँव पे ग्राम पंचायत होती है, क्षेत्र पे जो पंचायत होती है उसे हम ब्लॉक कहते हैं, और जिला पंचायत तो सबको पता ही है। चूँकि इन्हीं के सुझाव की वजह से ही ये प्रक्रिया जन्म ले पाई, इसीलिए BR मेहता यानी बलवंत राय मेहता को क्या कहते हैं हम लोग? बलवंत राय मेहता को कहते हैं पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार। ध्यान रखिएगा, पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार कौन है? बलवंत राय मेहता। काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में सीधे सीधे आया है। ठीक है, वर्ष 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने यानी NDC, ठीक है, NDC ध्यान रखिएगा, NDC पहले होता था, अब तो नहीं होते थे, अभी तो नहीं होते हैं, पहले होते थे। NDC का मतलब है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने बलवंत राय मेहता की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया कि 3 स्तरीय जो पंचायती राज व्यवस्था बलवंत राय मेहता ने बताई थी कि गांव के लिए ग्राम पंचायत, क्षेत्र के लिए ब्लॉक और फिर जिला पंचायत, उस व्यवस्था को सरकार ने स्वीकार कर लिया। और स्वीकार करने के बाद 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा पहली त्रिस्तरीय पंचायत का उद्घाटन किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में आया है कि बताइए सबसे पहले जो है पंचायती राज व्यवस्था कहाँ आई? तो राजस्थान के नागौर में आई। ठीक है, कब आई? 2 अक्टूबर 1959 को। ध्यान रखिएगा, सीधे सीधे पेपर में पूछे जाने वाले ये प्रश्न है। अब ऐसा नहीं है कि पंचायती राज को लेकर केवल बलवंत राय मेहता ही समिति बनी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है विद्यार्थियों। पंचायती राज को लेकर के बहुत सारी समितियां बनी जो आपसे सीधे सीधे एग्जाम में पूछ सकता है। जैसे पहली समिति है बलवंत राय मेहता, जिसके बारे में अभी हमने देखा 1957 में। उसके बाद जो दूसरी समिति बनी है विद्यार्थियों वो है अशोक मेहता समिति। ध्यान रखेंगे, ये है अशोक मेहता समिति जो कि बनी है आपकी 1977 में। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण है, थोड़ा मिलता जुलता है ना, तो इसमें आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बलवंत राय मेहता और अशोक मेहता। ठीक है, अच्छा, अगर हम देखें अशोक मेहता समिति ने क्या कहा, तो अशोक मेहता समिति ने, जैसे अगर हम इसकी तुलना करें विद्यार्थियों, अगर हम इसकी तुलना करें बलवंत राय से, तो बलवंत राय मेहता ने कहा 3 स्तरीय होनी चाहिए, अशोक मेहता ने कहा 3 स्तरीय मत करो, 2 स्तरीय करो। ठीक है, यानी उन्होंने 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की, जिसमें उन्होंने कहा एक बनाओ जिला स्तर पर और एक बनाओ सीधे
मंडल स्तर पर, ठीक है। हाँ जी, तो इन्होंने 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात करी। उसके बाद आती है PV के राव समिति, ये आई है 1985 में। और इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि भैया जो पंचायती राज होना चाहिए वो 4 स्तरीय होना चाहिए, ठीक है। मतलब उन्होंने कहा गांव स्तर पर भी होना चाहिए, जिला स्तर पर भी होना चाहिए, मंडल स्तर पर भी होना चाहिए और राज्य स्तर पर भी होना चाहिए। तो PV के राव समिति ने 4 स्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था की। और अगली जो समिति है विद्यार्थियों वो है आपका डॉक्टर LM सिंघवी, इनका पूरा नाम है लक्ष्मीमल सिंघवी। तो ये जो समिति आई है ये आई है 1986 में। और इन्होंने जो सबसे इम्पोर्टेंट सिफारिश की वो ये कि इन्होंने कहा कि भैया पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दे देना चाहिए। और इन्हीं की सिफारिश के बाद आपका आता है 73वां संविधान संशोधन, जिसमें पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। तो अगर हम 73वें संविधान संशोधन की बात करें तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जो 73वां संविधान संशोधन आया है विद्यार्थियों, ये आया है 1992 में, ध्यान रखना। ये कब आया है? 1992 में, ठीक है। हाँ, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति की सिफारिश के बाद 73वां संविधान संशोधन 1992 में लाया गया। और अगर पूछे कि 1992 में जब ये आया था तो उस समय भारत में किसकी सरकार थी, तो ये इसका जवाब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि जब पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया तो उस समय भारत में किसकी सरकार थी। ये सवाल पेपर में पूछा गया है, तो आप लोग इसका जवाब मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। चलिए देखते हैं। अच्छा, 73वां संविधान संशोधन क्या था? तो विद्यार्थियों, इस संविधान संशोधन के अंतर्गत संविधान में भाग 9 जोड़ा गया, ठीक है। हाँ, और ये जो भाग 9 है इसके अंतर्गत जो है पंचायत शीर्षक जोड़ा गया। और आर्टिकल की अगर हम बात करें विद्यार्थियों, तो आर्टिकल है इसके अंतर्गत 243 से 243 ओ तक, ठीक है। ध्यान रखना, भाग जोड़ा गया भाग 9, ठीक है। और अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक। तो ये देखिए, ये आर्टिकल आप लोग ध्यान रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं जो इसमें आर्टिकल दिए हुए हैं। ये आपसे सीधे सीधे पूछ लेगा कि बताइए किस अनुच्छेदों में उल्लेख है पंचायतों का। तो हिंदी में भी लिखा हुआ है यहाँ पे और इंग्लिश में भी, आप ध्यान रखना, इंग्लिश में भी आपको आसानी रहेगी याद करने में। तो 243 से 243 ओ तक जो है ये जो आर्टिकल हैं ये जोड़े गए हैं भाग 9 में। और इसके अलावा एक चीज़ यहाँ पर जो और जोड़ी गई वो ये कि भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, ध्यान रखना, ठीक है। आर्टिकल तो जोड़ी गए, इसके अलावा 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई। और इसी 11वीं अनुसूची के अंतर्गत जो पंचायतों को अधिकार दिए गए हैं उनका भी लिस्ट बना दिया गया कि आखिरकार पंचायतें किन किन विषयों पर कानून बना सकती हैं। तो उनके टोटल जो विषय हैं वो है 29, नाम याद रखिएगा इनके। ये आपसे पेपर में सीधे सीधे पूछ लेगा कि पंचायत कुल कितने विषयों पर कानून बना सकती है। इनकी लिस्ट आगे हम देख लेंगे, ठीक है। चलिए आगे हम देखें विद्यार्थियों, पंचायतों में तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243D अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सीटों को आरक्षित किए जाने की सुविधा देता है। ध्यान रखना, पंचायतों में आरक्षण लागू है, SC और ST के लिए आरक्षण है, ठीक है। और वो आरक्षण जो मिलेगा वो मिलेगा आबादी के आधार पर, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा, SC और ST को जो रिजर्वेशन मिलता है पंचायतों में वो आबादी के आधार पर मिलता है। और किस अनुच्छेद के अंतर्गत मिलता है? तो 243D के अंतर्गत मिलता है। इसके अलावा इलेक्शन जो होते हैं, जो पंचायत इलेक्शन होते हैं, उसमें महिलाओं के लिए भी आरक्षण दिया गया है। और महिलाओं की जो सीटें होती हैं वो कुल सीटों का 1/3 होती हैं, ठीक है। इससे कम नहीं हो सकती, इससे ज़्यादा तो हो सकती हैं लेकिन कम नहीं हो सकती। तो पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है और कम से कम 1/3 सीटों का आरक्षण उनके लिए होता है पंचायती राज में, ठीक है। ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर ये कभी पूछ ले कि पंचायतों में महिलाओं को जो आरक्षण मिला है किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मिला है, तो विद्यार्थियों ध्यान रखेंगे, पंचायतों में जो इन्हें आरक्षण मिला है वो 64वें संविधान संशोधन 1989 के अंतर्गत मिला है, ठीक है। ध्यान रखा जाए, ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे सीधे सीधे पेपर में पूछी जा सकती है। और कौन कौन व्यक्ति जो है इस चुनाव में भाग ले सकते हैं? तो विद्यार्थियों, पंचायत की सभी सीटों को पंचायत के निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा निर्वाचित व्यक्तियों से भरा जाएगा, ठीक है। यानी सीधे सीधे हम और आप लोग जो गांव में निवास करते हैं वो सीधे सीधे इसमें भाग ले सकते हैं, ठीक। ध्यान रखना, डायरेक्टली इलेक्शन की यहाँ पर
व्यवस्था की गई है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं इन चुनावों से जुड़ी हुई, वो ये कि जो पंचायती चुनाव होते हैं इसमें कोई पार्टी डायरेक्टली इलेक्शन में खड़ी नहीं होती। यानी ऐसा नहीं होगा कि कोई बीजेपी अपना कैंडिडेट खड़ा कर रही है, मतलब सपोर्ट तो होता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि बीजेपी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल जो है लेकर के कोई खड़ा हो रहा है, या कांग्रेस का कोई प्रत्याशी खड़ा हो रहा है, या बीएसपी जो है हाथी के चुनाव चिन्ह पे किसी को लड़ा रही है। ऐसा नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये जो चुनाव होते हैं ये पार्टियों से अलग होते हैं। हाँ, पार्टी सपोर्ट करती हैं, पार्टियों का इसमें पूरा का पूरा जो है हस्तक्षेप होता है, पूरा समर्थन होता है, लेकिन जो चुनाव चिन्ह मिलता है वो गैर दलीय होता है। उसमें आपको किसी पार्टी का चुनाव चिन्ह नहीं मिलेगा, उसमें आपको निर्वाचन आयोग खुद से चुनाव चिन्ह देगा, जो बहुत ही अतरंगी होते हैं, हम सभी को पता है, ठीक है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। हालांकि जो है पार्टियां इन चुनावों में हस्तक्षेप करती हैं, लेकिन उनके चुनाव चिन्हों पर चुनाव नहीं लड़ा जाता। चलिए, कार्यकाल अगर हम देखें, कार्यकाल कितना होता है पंचायतों का, तो सबको पता है, कार्यकाल होता है विद्यार्थियों 5 साल। पहली मीटिंग से 5 साल तक का जो है इनका कार्यकाल होता है। अगर बीच में अगर कोई समस्या हो जाए, ठीक है, तो 6 महीने की अवधि से पहले ही चुनाव करवा लिया जाएगा, ठीक है। हाँ, अगर पंचायत भंग हो जाती है तो 6 महीने के भीतर ही अगला इलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कार्यकाल 6 माह ही शेष बचा हो तो फिर ऐसी स्थिति में दोबारा चुनाव नहीं होगा, वेट किया जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर मान लीजिए पंचायत भंग हो गई, ठीक है, मान लीजिए 2 साल पंचायत चली, उसके बाद भंग हो गई, तो अगली जो पंचायत जो चुनी जाएगी वो केवल 3 वर्ष के लिए होगी, 5 वर्ष के लिए नहीं होगी, ठीक है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखना, ठीक, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। ये है पंचायतों का कार्यकाल। अगर हम देखें कि कौन व्यक्ति पंचायत के चुनाव में खड़ा हो सकता है, जैसे जो प्रधान के लिए अभी इलेक्शन चल रहे हैं, तो कौन व्यक्ति जो है प्रधान पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है या खड़ा हो सकता है, तो कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 21 साल है और भारत का नागरिक है, तो वो व्यक्ति जो है सीधे सीधे पंचायत के चुनाव में खड़ा हो सकता है। बहुत ही आसान बात है, अगर आप लोगों का मन हो तो आप लोग भी खड़े होकर देख ही लीजिए, कोई समस्या नहीं है इसमें। और ये जो है लिस्ट दी गई है पंचायतों के अधिकार की। मैंने ऊपर बताया था कि टोटल 29 ऐसे विषय होते हैं जिन पर पंचायत कानून बना सकती है। आप लोग इन्हें एक बार पढ़ लीजिए। पहला है कृषि, दूसरा है भूमि विकास, भूमि सुधार कार्यान्वयन, चकबंदी, लघु सिंचाई, पशुपालन, मत्स्य उद्योग, सामाजिक वानिकी, लघु वन उपज, लघु उद्योग जिसके अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी शामिल है, खादी, ग्रामोद्योग, ग्रामीण आवासन, पेयजल, ईंधन, चारा, सड़कें, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, शिक्षा, तकनीकी प्रशिक्षण, पुस्तकालय, ये सारे के सारे जो है टोटल करके आप देख पाओगे, आप इसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये 29 ऐसे विषय हैं जिन पर पंचायत कानून बना सकती है या बनाती है, ठीक है। तो ये जो है हमने अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब मैं देखिए, मैंने इसमें केवल वही जानकारी दी है जो आपके पेपर में आ सकती है, ठीक है। बाकी तो वैसे तो बहुत सारी मज़ेदार जानकारियां होती हैं पंचायत चुनाव में, लेकिन विद्यार्थियों वो सुनने में अच्छा है, आपको उसमें मज़ा भी आएगा, लेकिन वो पेपर के लिए उपयोगी नहीं है। तो मैं यहाँ पर जो है वही चीज़ बताऊँगा जो एग्ज़ाम में आपके काम आ जाए। तो एक बार आप इसको देख लें, इसका PDF ज़रूर आप लोग डाउनलोड कर लें, वो बिल्कुल मुफ्त में मिलेगा आपको। तो आप ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल एकलव्य PCS, वहाँ पर ये आपको फ्री में मिल जाएगा PDF। इसको एक बार पढ़ लो और मैं गारंटी ले रहा हूँ कि इस PDF से आपको पेपर में सवाल मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।